तो हेलो डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो के अंदर यार हम साथियों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो है हमारा भाई गॉस की प्रमेय से कूलाम नियम। भाई गॉस की प्रमेय से कूलाम नियम की जो व्युत्पत्ति है वो एग्जाम में यार पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम इसको कर लेते हैं। तो बेटा देखो, साफ साफ लिखा बेटा गॉस की प्रमेय से, मतलब हमें गॉस की प्रमेय का यूज करना है। गॉस की प्रमेय क्या होती है बेटा? गॉस की प्रमेय होती है फाई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन 0। ये होती है गॉस की प्रमेय। हमें इस गॉस की प्रमेय का यूज करना है और कूलाम नियम की व्युत्पत्ति करना है। कूलाम नियम क्या होता है बेटा? 1/h इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ये होता है आपका कूलाम नियम। तो इसकी हेल्प लेना है और इसकी स्थापना बेटा हमें करनी है। तो बहुत आसान रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं रहने वाली। समझ गए ना आप? तो आसान रहेगा, दिक्कत नहीं है, कर लेंगे हम बहुत आसानी से। ठीक है, तो इसके लिए बेटा हमें पूरा गॉस प्रोसीजर का यूज करना है। देखो गॉस प्रमेय लेना है ना हेल्प में, तो भाई पूरा गॉस प्रोसीजर का हेल्प लेना है। ठीक है, पूरा गॉस प्रोसीजर है उसको यूज करना है। तो बिल्कुल यार, हमने जो गॉस प्रमेय लिखा था वो सारा कुछ हमने यहाँ पर लिख दिया है। देखो क्या लिखा है, माना ओ केंद्र और आर त्रिज्या का एक गोला है। बिल्कुल, ओ केंद्र और आर त्रिज्या का एक गोला है। ठीक है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया? S। तो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया? S, पूरा का पूरा Z। ठीक है, माना केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो इस विद्युत क्षेत्र की जो बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र जो है या विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या है? E वेक्टर है। ठीक है, अब बेटा हमें गॉस प्रमेय की हेल्प लेना है। अगर हमें इससे संबंधित गॉस की प्रमेय लगाना है, इस पे अगर हमें गॉस प्रमेय लगाना है तो भाई जो बिंदु P है इसके चारों ओर हमें एक अल्प पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी कि ना। भाई गॉस प्रमेय हमने यही किया था। गॉस प्रमेय नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर देख लो, या चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई अगर हमें इससे संबंधित गॉस प्रमेय लगाना है या फिर गॉस प्रमेय में हम विद्युत फ्लक्स निकालते हैं, तो बिंदु P है, इसके चारों ओर हमें एक अल्प पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो हमने ये लिखा, इसके लिए बिंदु P पर अल्प पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो जो बिंदु P है इस पर एक अल्प पृष्ठ की कल्पना करेंगे, तो ये मान लेते हैं इसके चारों ओर क्या है? ये एक अल्प पृष्ठ है। ठीक है, और भाई इसका जो पृष्ठ अल्प पृष्ठ है ds वेक्टर है। ठीक है, ये जो अल्प पृष्ठ है इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा बेटा? ds वेक्टर, और इसकी जो दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा ही होगी, दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो है ना, अब हमने इस पर अल्प पृष्ठ की कल्पना की है, तो इस अल्प पृष्ठ से संबंधित हमें कुछ विद्युत फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम इस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, ये छोटा सा फ्लक्स है, ये जो छोटा सा पृष्ठ है इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा बेटा? d phi वेक्टर इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। बोलो भाई होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अल्प पृष्ठ से संबंधित ये विद्युत फ्लक्स निकल गया। तो इसी प्रकार अगर हम पूरे पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालें तो वो क्या निकल जाएगा? वो क्या निकल जाएगा? ठीक है, तो हम गॉस प्रमेय की हेल्प से अगर गॉस प्रमेय की है तो बहुत आसान होगा। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित ठीक है विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का जो विद्युत फ्लक्स होगा बेटा वो क्या होगा? फाई होगा। क्या होगा बेटा? फाई होगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? जो होगा भाई ये हो जाएगा भाई पृष्ठीय समाकलन S का। जो पृष्ठीय समाकलन S का, देखो अगर हमें संपूर्ण जो विद्युत फ्लक्स निकालना है तो उसके लिए हम पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठ का यूज करते हैं या संपूर्ण समाकलन का यूज करते हैं। संपूर्ण समाकलन का जो है ना वो चिन्ह है। ठीक है, और इसके अंदर क्या जाएगा बेटा? d phi वेक्टर आ जाएगा। क्या जाएगा? d phi वेक्टर। और जो d phi वेक्टर है इसकी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पुट कर देंगे। ध्यान रखना मेरे भाई, अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालना है तो इसके लिए हम संपूर्ण समाकलन का यूज करेंगे। ये जो आपका जो चिन्ह दिख रहा है ये संपूर्ण समाकलन का चिन्ह है, इस टाइप का जो बनता है। क्लियर है? ठीक है, और ये छोटा फ्लक्स होगा। ठीक है,
है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स ये निकला, तो अगर इस टाइप के मैं बहुत सारे छोटे छोटे फ्लक्स बना दूं तो पूरे पृष्ठ से संबंधित निकल जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन छोटे छोटे जो विद्युत फ्लक्स निकला है इनको जोड़ देंगे तो पूरा पृष्ठ का निकल जाएगा। तो ये जो संपूर्ण समाकलन को आपको दिखा रहा है ना, ये वाला चिन्ह, ये जोड़ को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? जोड़ को। ठीक है, तो डी फाई की वैल्यू हम रख देंगे। अगर हम डी फाई की वैल्यू रखेंगे बेटा तो ये क्या जाने वाला है, ये आपका संपूर्ण समाकलन। अब डी फाई का मान ये है तो ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, अगर मैं इसका डॉट हटाऊंगा, अगर मैं इसका डॉट हटाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा मैं इधर को कर रहा हूं, ठीक है, ताकि हमें जगह मिले करने को, और आगे इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चलो, तो ये आपका फाई इज इक्वल टू संपूर्ण समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, अब ये जो डॉट लगा है इसको मैं हटाऊंगा। ठीक है, तो जैसे ही बेटा s लगेगा ये, ठीक है, जैसे ही बेटा ये जो है डॉट हटेगा तो ये हो जाएगा e और ये हो जाएगा ds और ये हो जाएगा cos थीटा। अब ये थीटा क्या है, तो बेटा जो थीटा है e और ds के बीच बनने वाला कोण है, तो इसकी दिशा और इसकी दिशा क्या है, समान है। मतलब इनके बीच जो कोण बनने वाला कोण है वो क्या है, 0 डिग्री। मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, 0 डिग्री। और थीटा का मान जब 0 रखेंगे तो आपका ये जो cos 0 है, cos 0 डिग्री, इसकी वैल्यू बेटा 1 होती है। ठीक है, तो थीटा की जगह हम 0 रखेंगे तो ये cos 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो डायरेक्ट हम 1 रख देंगे। ठीक है, तो ये आपका फाई इज इक्वल टू संपूर्ण समाकलन e और आपका ये ds, और cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं रहेगा। क्लियर है बेटा? यहां तक आपको बात समझ आ गई क्या? यहां तक आपको बात समझ में आ गई? यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं है? चलो e को बाहर कर लो। ठीक है, e को हम क्या कर देंगे बेटा, बाहर कर देंगे। तो अगर हम e को बाहर करेंगे तो ये आपका फाई इज इक्वल टू, ये रहा आपका e, ठीक है, और ये आपका संपूर्ण समाकलन ds, संपूर्ण समाकलन ds। अब बेटा आप हमें ये बताओ कि ये जो हमने लिखा है संपूर्ण समाकलन ds, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो आप यहाँ एक किंतु लगा देना कि बेटा ये जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 4 पाई r स्क्वायर होती है। जब हमने गॉस प्रमेय किया था तो ये सारा कुछ समझाया था। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 4 पाई r स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आप क्या रख सकते हो, 4 पाई r स्क्वायर रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? बोलो जल्दी से, रख सकते हो ना? तो भाई इसकी वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर रख सकते हो। तो ये फाई इज इक्वल टू e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ गया है। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर आ गया है। इसको आपको दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो हमें आप बताइए। ठीक है, अब यहाँ हम एक किंतु और लगाएंगे। अब इस किंतु में हम ये लगाएंगे बेटा कि जो फाई है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0। ये जो फाई है, फाई का वैल्यू क्या होता है, ये होता है। गॉस प्रमेय के अनुसार फाई की वैल्यू क्या होती है, ये होती है कि नहीं होती? हमने गॉस प्रमेय सिद्ध किया है कि नहीं, बोलो, की है ना? तो गॉस प्रमेय हमने सिद्ध की है, तो गॉस प्रमेय में फाई इज इक्वल टू q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, बिल्कुल होता है। तो जो फाई है, इस फाई की जगह हम q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 रख देंगे। तो भाई ये रखेंगे तो q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है, बराबर e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इतना समझ में आया बेटा? हम अब आगे क्या करेंगे, जो e दिख रहा है ना आपको, इस e की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, e की। तो 4 पाई आर स्क्वायर बटे में चला जाएगा। जब 4 पाई आर स्क्वायर बटे में जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, e। देखो e की वैल्यू निकाल रहा है तो e बचेगा, ठीक है। और ये जो 4 पाई आर स्क्वायर बटे में चला जाएगा तो ऊपर क्या रहेगा, ऊपर तो q ही रहेगा, और नीचे क्या जाएगा आपका 4 पाई। ये लिख दिया 4 पाई। 4 पाई के बाद हम एप्सिलॉन 0 लिखेंगे, तो ये एप्सिलॉन 0, और ये लिखेंगे बाद में हम आर स्क्वायर, तो ये लिखेंगे। क्लियर है? देखो e की वैल्यू निकाल रहा है तो e बराबर में, ठीक है। अब ये बटा में गया तो ऊपर कौन है, q, तो ये ऊपर q रहा। फिर आपका 4 पाई और एप्सिलॉन 0 लिख दिया, फिर ये आर स्क्वायर, इतना आ गया। ये आपका बेटा e का फॉर्मूला आ गया, e का मान आ गया। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे सकते हो। क्या दे सकते हो, समीकरण नंबर 1। अब लगभग हमारा हो ही गया है ना, हो ही गया है, ठीक है। अब कंप्लीट लगभग हो ही गया है, एक लाइन लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान सुनो, हमें कूलाम नियम की व्युत्पत्ति करना है, तो कूलाम के नियम के हमें अनुसार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, जो बिंदु P है इस पर हम परीक्षण आवेश की कल्पना कर रहे हैं। किसकी कल्पना कर रहे हैं, परीक्षण आवेश की कल्पना कर रहे हैं। तो हमने यहाँ लिखा माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 है,
ये लिख लेना, माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है। ठीक है, तो यहां लिख रहा है माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 है। अब परीक्षण, अगर बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 है, अब ध्यान सुनना, मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा कि बिंदु P है, इस पर एक परीक्षण आवेश है, वो Q0 है। वो क्या है, Q0 है। अगर बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 है तो इस बिंदु P पर जो परीक्षण आवेश Q0 रखा है, इस पर विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगेगा। इस पर विद्युत क्षेत्र के कारण क्या लगेगा, एक बल लगेगा। तो वो बल क्या होता है बेटा, F इज इक्वल टू E अपॉन Q0। जब हमने आपको विद्युत क्षेत्र पढ़ाया था तो ये चीज भी हमने आपको बताई थी, ये चीज भी हमने आपको समझाई थी कि जो सॉरी एक मिनट, मेरे भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि बिंदु P पर हमने परीक्षण आवेश रखा, तो इस परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण क्या लगेगा, एक बल लगेगा। और वहां से जो बल होता है वो बल क्या होगा बेटा, F इज इक्वल टू Q0। या फिर ऐसा मान सकते हो कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, तब जो E है, इस E का फॉर्मूला क्या होता है, E हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई थी, उसमें हमने ये फॉर्मूला बताया था। तो E इज इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन Q0। कब होगा, जब परीक्षण आवेश रखा है तो उस पर एक बल लगेगा। ठीक है, ओके, है ना। तो ये जो बल लगता है वही क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, चलो ओके। अब यहां से जो आपने बेटा ई का जो फॉर्मूला निकाला है उसको मान रखो ई की जगह। तो ई की जगह तो आप लिख दो ना, ई का मान रखने पर, ई का मान रखेंगे बेटा क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर बराबर F अपॉन Q0। क्लियर है बेटा। हमें बेटा कुछ नहीं करना, इस जो Q0 है, इस Q0 को यहाँ ले जाना है। तो जब हम Q0 को यहाँ ले जाएंगे तो Q, ये वाला Q और ये वाला Q0, ठीक है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये रहा r स्क्वायर बराबर क्या आ गया, F। अब थोड़ा सा इसको हम जमा देंगे, F को हम लेंगे इस तरफ, तो ये F इस तरफ थोड़ा जमा देंगे, ये जो 1 है इसके बटे में आप क्या कर दो, 4 पाई एप्सिलॉन 0। एक जो है, एक के बटे में हमने क्या कर दिया, 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब ऊपर क्या था अपने पास, Q, और क्या था, Q0 अपॉन में जो R बचा था इसके नीचे लिख देना। ठीक है, तो और इसका मात्रक लिख देना न्यूटन। तो ये आपका कूलम नियम आ गया भाई, यही तो होता है कूलम नियम। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 और Q2 होता है ना। अब आवेश वहां Q1 और Q2 थे, तो कूलम नियम वो था Q1 Q2। अब यहाँ आवेश क्या है, आवेश हमारे पास है Q और क्या है, Q0। तो ये आपका जो सूत्र आ गया है, Q और Q0 आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आपको आ गई होगी। और ये कूलम नियम की व्युत्पत्ति बहुत आसानी से हो गई है। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।